आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेस्ट एशिया क्राइसिस 2026 यानी कि ईरान इजराइल के बीच जो वर्तमान सिनेरियो के अनुसार युद्ध का परिस्थिति बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, इसमें विश्वव्यापी क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्या देखने को मिलेंगे। ये जानेंगे कि क्या 2026 का जो ईरान इजराइल संघर्ष है ये क्या त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में हो सकता है, यानी कि कोई दूसरा या तीसरा देश इसमें एंट्री करके एक विश्व युद्ध का एक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यानी कि क्या 2026 का ईरान इजराइल का जो युद्ध है या संघर्ष है वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। क्या मध्य एशिया का जो पूर्व की आग जो पूरी यानी कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो क्या आगामी समय में वह पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और आप यह जानेंगे कि किस तरह से विश्व युद्ध की सिनेरियो बन सकती है और किस तरह से अलग अलग देशों में क्रूड ऑयल से संबंधित जो है वह समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें कहां से प्रारंभ हुई थी, कहां से इसकी शुरुआत हुई है और 2026 में वास्तविकता में यह क्या हो रहा है। 2026 में क्या अचानक से एकाएक हो गया, क्या इसके पूर्व भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी थी, या अमेरिका, रूस और चीन ये तीनों देशों की इसमें भूमिका है। यानी कि कह सकते हैं ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में यह कह सकते हैं और भविष्य में इसके क्या परिणाम आ सकते हैं या क्या परिणाम हो सकते हैं ये हम जानेंगे। अगर आप सिर्फ खबर के लिए बने हुए हैं ना बल्कि इतिहास के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में, साथ ही भविष्य की राह क्या हो सकती है, इसके लिए यदि आप बने हैं तो वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहिए। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं 1979 का 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन का। यानी कि जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है ईरान में 1979 में 1979 में, उस समय इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता में कौन आया था? आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमानिया, जो आज के समय में खमानिया की मृत्यु के बाद संपूर्ण ईरान में इजराइल का आपस में एक तानातानी या संघर्ष का कह सकते हैं, विरोधाभास कर सकते हैं या युद्ध का भाव कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका भी विशेष रूप से इजराइल के देशों को विशेष रूप से मदद करता आया है। यानी कि इजराइल को जो है वो उन्होंने क्या किया था, खमानिया ने इजराइल को गैर कानूनी राज्य घोषित कर दिया था। किस समय की बात है? 1979 की बात है, जब इस्लामिक क्रांति का बात आया था। यानी कि यहाँ से दोनों देशों के बीच एक वैचारिक युद्ध होता है। किसके बीच? ईरान के बीच और इजराइल के बीच। इसको एक अलग सिनेरियो के रूप में जब हम जानेंगे तो क्या देखने को मिलता है, ये एक प्रॉक्सी वार स्ट्रेटजी के रूप में कहा जा सकता है। यानी कि प्रॉक्सी वार स्ट्रेटजी क्या कहलाता है? यानी कि प्रॉक्सी वार स्ट्रेटजी यह कहलाता है कि ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय एक प्रॉक्सी युद्ध का वार की रणनीति अपने आप में अपनाया था। पहला जो है हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान से वह अपने आप को नियंत्रित कर रहा था और दूसरा जो है वह हमास में गाजा से वह अपने आप की जो संगठन को, क्रांति को अपने आप से उजागर करने की प्रयास कर रहा था। इस संदर्भ में इन संगठनों को समर्थन देकर इजराइल पर दबाव बनाने की प्रयास किया गया था उस समय। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा है वह है न्यूक्लियर इशूज, यानी कि परमाणु इशूज के कारण जो है वह क्या हो गया, ये दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। इजराइल को डर था या कि यदि कोई ईरान जो है यदि परमाणु शक्ति, इजराइल को यह डर था कि यदि ईरान जो है परमाणु शक्ति बन जाता है तो उसका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ सकता है। तो ये अपने आप में जो खतरे की भाव जो है वो एक युद्ध का आपसी देशों की मतभेद या गुट के रूप में इसको कहा जा सकता है। और इसी कारण जो है इजराइल ने क्या किया था, 2015 में P5+1 के साथ एक न्यूक्लियर डील करा था, जिसमें जो है वह अमेरिका उसको समर्थन दे रहा था, परंतु एंड टाइम में जो है वो अमेरिका उससे वापस हट गया, यानी कि पीछे हट गया, जिससे जो है वह तनाव का वातावरण और ज़्यादा बढ़ गया। 2026 का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वह कहलाता है कि 2026 में हालात जो है वह गंभीर स्थिति में क्यों उत्पन्न हो गई है। सबसे पहला बात हम जानेंगे कि पहली बार दोनों देशों ने सीधे एक दूसरे पर मिसाइल हमला करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ईरान और इजराइल के बीच जो है वह आपसी क्या कर सकते हैं, मिसाइल हमले होना स्टार्ट हुए। इस संदर्भ में क्या बोला गया है, लेबनान से हिजबुल्लाह के सक्रिय होने का एक बात जो है वह सामने आया, जिसके कारण जो है यह और ज़्यादा एग्रेसिव भाव उत्पन्न हुई। इसी तरह से सीरिया जो है वह ईरानी सैन्य ठिकाने पर यह हमले हुए, जिससे जो है वह सैन्य ठिकानों में हमले होने के बाद जो है उसको और ज़्यादा एग्रेसिव और उग्र बना दिया।
उसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है इजराइल के समर्थन में था, यानी कि अमेरिका जो है वो पूर्व से ही इजराइल को समर्थन करते आता था और वर्तमान में भी वो जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसको मदद कर रहा है। तो इस तरह से इसमें जो है वो यदि रसिया और चाइना यदि इसमें कूद जाता है इस युद्ध में, तो इसके क्या आसार हो सकते हैं। यानी कि रसिया और चाइना जो है वो संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रसिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास जो है अमेरिका भी डायरेक्टली अटैक नहीं करना चाहता है और चाइना भी जो है उसमें अटैक करना नहीं चाहता है। तो तीसरा जो और महत्वपूर्ण कारण है ऑयल क्राइसिस, क्योंकि जितने भी मध्य एशिया से क्रूड ऑयल आते हैं या रशिया से क्रूड ऑयल आते हैं, वो कहीं ना कहीं एशिया के हर एक देशों में जो है वो क्रूड ऑयल आता है और वो एक कह सकते हैं उसमें निर्भर है। तो इस प्रकार से वेस्ट एशिया के जो विश्व का लगभग 30% जो तेल है, 30% का जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो उसका जो है उसमें हम लोग निर्भर रहते हैं। यदि हॉर्मेज स्ट्रेंट बंद हो जाता है, यानी कि वहाँ के जो कच्चे तेल जहाँ से प्राप्त होता है वो यदि बंद हो जाता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व के हर एक देश जो है क्रूड ऑयल पर जो है वो दूसरे देशों पर कुछ न डिपेंडेंट रहते हैं। तो इस तरह से यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका विशेष रूप से प्रभाव आपको मिल सकता है, यानी कि देखने को मिलेगा। भारत जैसे देशों के लिए जो तेल आयात महंगा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान सिनेरियो के अनुसार हम जब देखेंगे कि भारत में जो है वो क्रूड ऑयल का जो निर्यातक है, आयातक देश है, यानी कि आता है कि वो किस प्रकार से है, हम लोग मिडिल एशिया के कंट्रीज में डिपेंडेंट है। तो यदि जो है वो महंगा हो जाता है तो हम लोग का अर्थव्यवस्था में भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। यदि हम देखेंगे कि क्या यदि यह विश्व युद्ध बन सकता है, विश्व युद्ध तृतीय बन सकता है, जिस प्रकार से 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला 39 से 45 तक, उसी प्रकार से क्या तृतीय विश्व युद्ध की आगाज ये हो सकती है। ये संभावनाएं बताई जा रही है कि वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं किस प्रकार से व्यतीत हो सकती है। यानी कि वर्ल्ड वॉर बनने की जो है वह 3 शर्त है। वो वर्ल्ड वॉर किन कंडीशन से हो सकता है ये भी समझिए। यदि कई महाशक्तियों की सीधी भागीदारी यदि इस युद्ध में आ जाती है तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर की ओर हम लोग मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये चीज़ देखे थे कि त्रिकोणीय जो है वह युद्ध होने का एक कगार है, यानी कि ट्रिपल अलायंस का भाव देखने को मिला था। इसी कारण से भी जो है वह क्या है युद्ध जो है और ज़्यादा एट्रैक्टिव हो गया और ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वैश्विक आर्थिक अवरोध, यानी कि वैश्विक आर्थिक अवरोध यदि कोई दूसरा देश तीसरे देश पे यदि कंट्रोल या लगाम कसने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वैश्विक आर्थिक अवरोध के कारण भी विश्व युद्ध की परिस्थितियां जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कि परमाणु हथियारों का उपयोग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोई भी देश यदि परमाणु हथियारों का उपयोग करना स्टार्ट कर देता है तो हो सकता है कि निकट भविष्य में परमाणु हथियारों का उपयोग के कारण भी तृतीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल क्या स्थिति है कि फिलहाल स्थिति यह है, इसको रीजनल वार के रूप में कहा जा सकता है, क्षेत्रीय वार के रूप में कह सकते हैं। यदि ग्लोबल टेंशन इसमें बढ़ जाता है तो इसका आउटकम जो है वह विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि अमेरिका जो है सीधे युद्ध में उतर जाता है, यदि अमेरिका यदि सीधे युद्ध की ओर यदि उतर जाता है तो हो सकता है क्या होगा, विश्व युद्ध की ओर अग्रसरित हो सकता है। दूसरा जो कारण वह है रूस या चीन खुलकर यदि समर्थन कर देते हैं, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान सिनेरियो के अनुसार भी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका जो है उसमें डायरेक्टली युद्ध के लिए समर्थन ना दे करके वो नाटो के कंट्रीज के द्वारा जो है वो उस क्षेत्र में उसको कंफ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि और एक महत्वपूर्ण कारण क्या है कि परमाणु परीक्षण और हमला, यदि कोई भी जो बड़ा राष्ट्र है, बड़ा देश है, यदि वह परमाणु हथियार को वह प्रारंभ कर देता है, हमला कर देता है, तो उस परिस्थिति में भी जो क्या हो सकता है, युद्ध हो सकती है। तो स्थिति जो है वह विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी तो। अब देखेंगे कि भविष्य में जो है वह क्या कि 3 संभावनाएं हैं। पहला संभावना है कि एक लिमिटेड वार, यानी कि कुछ सप्ताह के कारण कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का कुछ समय तक चला था। उसी प्रकार से जो है वह सीज फायर की सबसे बड़ी संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किया गया जिससे युद्ध जो है वह रुक गया और कुछ दिन यदि चलता तो हो सकता था क्या होगा, युद्ध जो है वह एक विराट रूप वह ले लेता था। दूसरा जो कारण है वह कि रीजनल एक्सपेंशन हो जाता। यदि रीजनल एक्सपेंशन किया जाएगा, यानी कि लेबनान, सीरिया और इराक जैसे शामिल जो है वह हो जाएंगे इसमें, तो विशेष रूप से ऑयल क्राइसिस और ज़्यादा गहराता चला जाएगा और आर्थिक रूप से भी इसकी क्राइसिस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सिर्फ भारत को लेकर के नहीं, अलग अलग देशों मिडिल एशिया के से जितने भी डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको इससे विशेष रूप से नुकसान देखने को मिलेंगे।
तीसरा सिनेरियो बनता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से होगा, यानी कि महाशक्तियों की सीधी टकरावट। यानी कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम देखते हैं कि ट्रिपल अलायंस के रूप में एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र जब बनता है तो वह क्या करते थे कि वह आपस में ही वह टकरा रहे हैं। इसी कारण से जो वह क्या महाशक्तियाँ यदि सीधी तौर पे टकराएगी तो न्यूक्लियर जो है डिटरेंस फेल्यूर हो सकता है, यानी कि सब देशों के पास जो है कुछ ना कुछ अपने पावर्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, उसको यूज करेंगे तो वह एक तनाव का वातावरण बना सकता है। भारत पर इसके क्या प्रभाव है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडिया के लिए यह संकट एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60% से अधिक तेल आयात जो है वेस्ट एशिया से हम लोग डिपेंडेंट है। यदि ये युद्ध जो है निरंतर चला जाता है, बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित तौर से आने वाला दिन में भारत की जो क्रूड ऑयल जो आयात किए जाएंगे वह कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसकी दाम में उछाल देखने को मिलेंगी। लाखों भारतीय वहाँ जहाँ कार्यरत है उसको किस तरह से उसको वहाँ से लेके आना होगा, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास बनी रहेगी। उसके साथ साथ यदि कूटनीतिक संतुलन यदि बना नहीं हो पाएगा, यदि बन नहीं पाएगा तो इजराइल से जो है रक्षा संबंध और ईरान से ऊर्जा संबंध किस प्रकार से हम उसको उजागर करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। इस संदर्भ में भारत के पास स्ट्रेटेजिकल जो है न्यूट्रलिटी के रूप में उसकी नीति जो है वह क्या अपना सकता है, या जियो पॉलिटिकल जो है एनालिसिस किया जा सकता है इसके रूप में, यानी कि ईरान इजराइल युद्ध जो है केवल धार्मिक नहीं है बल्कि यह जो है वो 3 स्तरों पर चल रहा है। पहला जो है वो आइडियोलॉजिकल वार है, क्योंकि सिया वर्सेस जो है वह जोमिन जो है वह उसका जो है एक नैरेटिव्स बना करके वह क्या है एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। स्ट्रेटेजिकल वार जो है वह एक मिसाइल्स के रूप में, ड्रोन्स के रूप में, साइबर्स के रूप में वह क्या किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिकल वार के रूप में इसको उपयोग किया जा सकता है। यानी कि एक जियो पॉलिटिकल एनालिसिस किया जा रहा है कि इस प्रकार से संभावनाएं हो सकती है। तीसरा जो बात बोला जा रहा है वो इकोनॉमिक्स वार, इसमें जो है वह आपका ऑयल आ रहा है, जैसे क्रूड ऑयल के बारे में चर्चा हो रहा है। साथ में जो है वह सेंसेशंस किस प्रकार से आप उस क्षेत्र में आपकी उपयोगिता किस प्रकार से बन सकती है, आपकी किस प्रकार के रिश्ते बन सकते हैं, इसको उजागर किया जा सकता है। ये वर्तमान के सिनेरियो के अनुसार हम लोग 21वीं शताब्दी में है, 21वीं सदी में है, यानी कि 21वीं सदी का युद्ध अब केवल बंदूक से नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में भी, वर्ल्ड वार 2 में भी सिर्फ बंदूक से लड़ा जाता था, लेकिन आज के समय में जो है वह क्या है साइबर अटैक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से आपको समझा जा सकता है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक सैंक्शंस और प्रॉक्सी फोर्सेस से भी लड़ा जा सकता है। यानी कि ये एक फाइनल स्ट्रेटजी के रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक विश्व युद्ध जो है वह पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं होगा, बल्कि यह हाइब्रिड जो है वह क्या होगा, वेरफेयर होगा, इंफॉर्मेशन जो है वार होगा, बातों का जानकारियों का आदान प्रदान से भी एक बहुत बड़ा युद्ध का कारण हो सकता है। इकोनॉमिक जो है ब्लॉकेज हो सकती है, और एआई और ड्रोन वेयरफेयर जो है आज के समय में एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है तो उसका भी उपयोग करके जो है वो युद्ध को और ज़्यादा प्रभावी और किसी को संतुलित कंट्रोल बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इस संकट को समझने की कुंजी जो है वह क्या बोला गया है, डिटरेंस थ्योरी के रूप में उसको कहा गया है। यानी कि जब दोनों पक्ष जानते हैं कि पूर्व युद्ध विनाशकारी होगा तो हम उसको किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी युद्ध जो है वह कोई भी राष्ट्र के लिए उपयोगी तो कभी नहीं हुआ है, वो आर्थिक रूप से उसका नुकसान ही देखने को मिला है। यानी कि दोनों पक्ष जो है वह यदि जानते हैं कि विनाशकारी होगा तो इससे पीछे हटना चाहिए, सीज फायर के लिए किसी न किसी को आगे आना चाहिए। तो वे सीमित युद्ध में ही रुकने की कोशिश करते हैं। यानी कि यदि आप सीमित युद्ध हो गया, यदि आप इसमें पीछे हट गए तो आपके देश के लिए भी, आपके राष्ट्र के लिए भी और आने वाला दिन के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो यही एक कारण है, तभी अब तक जो है परमाणु हथियार केवल डर दिखाने के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। यदि इसको उपयोगी डायरेक्टली युद्ध के रूप में उपयोग किया जाए, क्योंकि मिसाइल दागे जा रहे हैं लेकिन कोई जो है वो क्या कर रहा है, परमाणु युद्ध की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, तो ये एक कारण जो है वो क्या बोला जा रहा है, ये आपका उपयोगी बना हुआ है। इसीलिए जो है वो क्या आपको लगता है कि 2026 का जो वेस्ट एशियन क्राइसिस जो है तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? तो अपनी राय जो है वह कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। और यदि आपको ये इतिहास, रणनीति और समसामयिक विश्लेषण को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शंकर माली ऑफिशियल चैनल को, ताकि आप इसी प्रकार से और भी जानकारी जो है वो आपको मिलता रहे। इसी तरह से और यदि जानकारी आप जुटाना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए, हम लोग इससे रिलेटेड अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इसी तरह से और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, यदि पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में अपना राय ज़रूर साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।